एक तरफ हम मीटिंग कर रहे हैं ब्रिक्स की, दूसरी तरफ यूएस इकोनॉमिक प्रेशर्स भी क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये ईरान वॉर से पहले उसने टैरिफ्स लाया था. तो हाउ डू यू सी दिस ब्रिक मीटिंग एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस of this meeting, and do you think they are going to move on economic fronts to counter US? ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये युद्ध जो है एक तरह से हार ही चुकी है. देयर इज राइट नाउ जिस टाइप का कैंपेन उन्होंने चलाया था वो असफल रहा है. 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं. मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो कैंपेन चलाया गया था मेनली फ्रॉम कैरियर बैटल ग्रुप्स और कुछ ग्राउंड अटैक मिशंस थे जो इजराइल और जॉर्डन से उड़े थे. ठीक है, तो दोनों जगह पे, जॉर्डन में भी इजराइल में भी, गल्फ के सारे स्टेट्स पे, सारे बेसिस को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है इजरायली मिसाइल्स द्वारा. और जितने भी कैरियर बैटल ग्रुप से वो पीछे हट गए हैं. एक जो है वो अभी डिएगो गार्सिया में जाके बैठ गया है, दूसरा रवाना हो गया हवाई की तरफ, जो इनका गुआम और हवाई जो इनके जो मुख्य बेसिस हैं पर वो हवाई जा रहा है. 11 जो कैरियर बैटल ग्रुप्स थे उसमें से 2 और स्टेशन थे ऑफ द कोस्ट ऑफ इजराइल, वो भी पीछे हट गए हैं. हुआ यूं कि 150 दिन का लगातार डिप्लॉयमेंट था. कांस्टेंट डिप्लॉयमेंट हैज अ वेयर एंड टियर, और आप अगर रोटेट नहीं करते हो क्रू को तो सिर्फ हवाई जहाज और कैरियर की बात नहीं है, क्रू भी पस्त हो जाती है. तो दे हैव विथड्रॉन. सो 5 कैरियर्स आर अंडर रिफिट. मैं ये सब बोल रहा हूं उसका एक कारण है, बिल्कुल ब्रिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है. 5 कैरियर्स आर अंडर रिफिट, 6 जो है वो दूसरे जगह पे डिप्लॉयड है और कोई बचा नहीं है. इस वक्त ईरान के ऊपर दबाव डालने की स्थिति में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है. दैट इज द ग्राउंड रियलिटी. अच्छा, दूसरा चीज एक और देखिए, जब ये फ्यूनरल हुआ, ये अली खमेनी का फ्यूनरल हुआ, उसमें मुज्तबा खमेनी ने डिक्लेयर किया कि चाहे यूएसए विथड्रॉ कर जाए, ये जो उन्होंने किया है इसका बदला लिया जाएगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये युद्ध समाप्त नहीं होगा. ये बहुत बड़ी घोषणा थी. ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लगा कि ये रैंट है, एक तरह से एक आश्वालन है उनका, पर ऐसा नहीं है. ये वाकई में एक बहुत सीरियस स्टेटमेंट था. Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel, as you see me on national television doing debates in English. I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. इसका रिएक्शन क्या होगा? वो प्रचंड होगा. वैसे ही वो सैंक्शन जीवी एक नेशन है, तो इसलिए आई थिंक ये लोग देख रहे थे कि कब यूएस का थोड़ा सा पलड़ा नीचे जाए, वो थोड़ा पीछे हटे, वो थोड़ा वीक नजर आए, जो अभी वो लग रहा है. सो अनलेस द यूएस डज समथिंग अस्टाउंडिंग जिससे सबको अचरज हो जाए और अपना पावर फिर से रीअसर्ट कर पाए, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, तो फिर ये एक अच्छा समय है उस चीज का नींव डालने का फॉर्मली, जिससे एक नया करेंसी उभर के आ सके. तो ये पूरा पृष्ठभूमि है उसका. तो अब देख रहे हैं हम कि जो जयपुर में फाइनेंस मिनिस्टर्स का पहले बैठक हुआ, निर्मला सीतारमन जी गई और फिर बाकी देशों के लोग भी आए थे. 8 मेजर ब्रिक्स सिग्नेटरी नेशंस और 26 और हैं जो ऑब्जर्वर नेशंस हैं, वो सब मौजूद थे, उनका रिप्रेजेंटेशन मौजूद था. तो इस पे बातें हो रही हैं और दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट अ फ्रेमवर्क. ईरान के राष्ट्रपति आ रहे हैं ब्रिक्स के मीटिंग में, जो मेन मीटिंग होगा जिसमें हमारे प्रधानमंत्री लीड करेंगे इंडिया की तरफ से, उनका चेयरमैनशिप का है. और शी जिनपिंग आ रहे हैं, पुतिन आ रहे हैं, ब्राजील से आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये वो वक्त है जब ब्रिक्स थोड़ा सा अपने आप को रीअसर्ट कर रहा है और ओपनली बोल रहा है कि भाई हम वी डोंट केयर आप क्या सैंक्शंस लगाते हो नहीं लगाते हो, हम तो अपना काम करेंगे. हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि यूएसए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर अवश्य है बहुत सारे देशों का, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना. लेकिन अगर केवल ब्रिक्स का हम ले लें टोटल ट्रेड वॉल्यूम, वो दुनिया का 26% है. ट्रेड वॉल्यूम की बात कर रहा हूं. तो उसके साथ अगर हम देखें कि जो मनी सप्लाई है उसका कितना प्रतिशत ब्रिक्स देशों के पास है, वो भी लगभग ही 25% के आसपास है. ठीक है, हाँ सेटलमेंट काफी कुछ अभी तक डॉलर में हो रहा है, स्पेशली एनर्जी ट्रेड का, लेकिन वो ब्रेक हो चुका है. ईरान अभी डॉलर में सेटल तो बिल्कुल ही नहीं करती है क्योंकि वैसे भी वो सैंक्शनड है. अभी सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया चाइनीज वन, यूएई ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया इंडियन रुपी एज वेल एज चाइनीज वन. तो ये जो ब्रेक हो रहा है, और रशिया तो कर ही रही थी पहले से,
उससे ये अगर हम हर चीज को जोड़ के इकट्ठे देखें, यूएसए इज वीक, ब्रिक्स इज asserting itself, serious discussions underway to create this currency network and offer an alternative to the dollar. दूसरा उसमें एक और चीज है जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, डॉलर खुद टूट रहा है एज अ करेंसी। इस वक्त अगर हम दुनिया के मुख्य देश देखें जहां पे हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है, उसमें यूएस का स्थान ही नहीं आता है। आप पहले 12 नाम पढ़ेंगे, उसमें यूएसए नहीं है। शामिक, यही पर एक चिंता की बात नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डॉलर वैसे आप बोल रहे हैं प्रेशर में है, टूट रहा है, पर रुपया टूटते हुए डॉलर के सामने और टूट रहा है, तो ये क्या डबल वैमी नहीं है? एक तो होता है डॉलर नहीं सारी करेंसीज के साथ, नहीं एक सेकंड, एक तो हो गया डॉलर सारी करेंसी के सामने बढ़ रहा है तो रुपया घट रहा है, एक समझ आता है, एक बात। पर मैं उससे पहले, बिकॉज आप ब्रिक्स पे बात कर रहे थे, ये आपको जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स तुम कर ही रहे हैं, कितना सिग्निफिकेंट लग रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट को भारत इनवाइट कर रहा है इन जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग, और जून में फोन की थी, इन जून प्राइम मिनिस्टर फॉर्मली इनवाइटेड इरानियन प्रेसिडेंट, और इसमें बाकी देशों का भी इनपुट होगा। तो ये आपको यूएस को मैसेज भेजने के लिए कितना इंपॉर्टेंट संदेश लग रहा है। तो चूंकि आपने मुझसे पूछा, टोका कि भारतवर्ष भी तो उसका भी तो टूट रहा है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो हमारे करेंसी का गिरना अपने आप में कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और रुपये में आप ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसको वैसे नहीं देखते। रही बात इस मैसेजिंग की, ये मैसेजिंग बहुत साफ है। हम बता रहे हैं कि आप कुछ भी समझे ईरान के बारे में, चाहे हमारे संबंध अभी इजराइल के साथ बहुत शिखर पे हों, फिर भी हम ईरान को इन्वाइट कर रहे हैं। तो हम ये मैसेज दे रहे हैं कि तू अपना करता रहे, तू नॉर्थ कोरिया को प्रमोट कर, हम ईरान के साथ अपने संबंध बनाएंगे, क्योंकि ईरान एक इंपॉर्टेंट देश है। और अगर युद्ध की समाप्ति हो जाती है और किसी तरह का एक शांति वार्ता, सीज फायर जो भी हो लग जाता है, सो उसका एक कंडीशन जो ऑलरेडी यूएस मान चुका है, वो ये है कि ईरान कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इट्स ऑयल। तो ये अगर ऑयल सेक्टर में वापस आती है, ये इनका जो सारा वो है, तो उससे क्या होगा कि इमीडिएटली देयर विल बी अ ह्यूज बेनिफिशियल इफेक्ट टू द प्राइस ऑफ ऑयल। वो नीचे गिरेगा ना। ईरान दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट उसका रिजर्व्स है, सो और नेचुरल गैस का भी ह्यूज क्वांटिटी का उसके पास है। तो हम फ्यूचर को देखते हुए इसको कर रहे हैं। हम अपनी एनर्जी सुरक्षा और जो पूरा जो करेंसी यूनियन की बात हो रही है उसको सशक्त करना, एनर्जी का ट्रेडिंग किस में होगा, उस पे डिस्कशंस, इसके लिए ईरान को जोड़ने की बात चल रही है। एज वी नो, चाइना एंड रशिया ने भरपूर सपोर्ट किया है ईरान को, सामरिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से उन्होंने सपोर्ट किया है। इंडिया ने डायरेक्टली नहीं किया है। लेकिन ये बताना कि भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी आगे की सोच के ईरान को अवश्य इसमें इनवाइट करेंगे। आपको जो समझना है समझ लो, क्योंकि ये ब्रिक्स का वो है फोरम है, इसमें हम पीछे नहीं हटने वाले। तो ये एक बहुत ही टफ पुश बैक है यूएस को मेरे हिसाब से। एक बहुत अनयूजुअल नहीं लगी कि जब आयतोल्ला खुमानी की डेथ होती है तो हम कंडोल भी नहीं करते इतने दिनों तक। अब मुझे इसमें दो मैसेजेस लगे। एक, या उस समय हमने कैलकुलेट किया कि यूएस ऐसे ऐसे जीत जाएगा और वी नीड टू अंडरस्टैंड यूएस एज सुपर पावर, और यूएस जब नहीं जीता तो भारत को लग रहा है कि भाई बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि इतना ड्रामेटिक चेंज आया है कि आप कंडोल भी नहीं कर रहे डेथ, और अब ऐसे इवेंट पे आप बुला रहे हैं। और दूसरा पहलू इसके अंदर, क्या भारत बोल रहा है कि तुम अब नहीं मान रहे, प्रेशर पे प्रेशर डाली जाओगे तो हमें, रशिया से तो हम तेल लेते रहे जितना मर्जी प्रेशर रहा, और ईरान से भी हम आगे बढ़ के तेल लेने की जो कैपेसिटी है, स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं आगे वाले दिनों में। द सेकंड एस्पेक्ट आल्सो, देखिए, तेल लेने की क्षमता तो ऑलरेडी है, हम कितना लेंगे और क्या करेंगे उसका वो एक दूसरा सवाल आ जाता है। बिकॉज अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ईरान का रवैया क्या होगा, क्योंकि ईरान ने एक और चीज करके रखी है ना बीच में, मैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। ईरान हैज बीन कंसिस्टेंटली सेइंग कि कितना भी तेल आप अगर गल्फ के यहां से लेके जाते हो, हम उस पर अपना टैक्स लगाएंगे, जो काफी भारी भरकम टैक्स का उन्होंने सजेशन किया है। तो ये शायद उनके तरफ से पैंतरा है, लेकिन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आया है तेल के भावों में। अब रशिया ने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि भाई आपके पास विकल्प ही क्या है, आप हम ही से लोगे, तो उन्होंने अपना डिस्काउंटिंग भी कम कर दिया, बोथ टू इंडिया एंड चाइना बाय द वे, जो उनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स। सो हम क्या कर पाएंगे, कितना हमारे पास मैन्यूवरिंग रूम होगा, ये अभी तक मेरे हिसाब से क्लियर नहीं है।
और मुझे लगता है कि एक और कारण है ईरान को यहाँ पे लाने के लिए कि आप लोग हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम एक नया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाएंगे, आप हमारे साथ ट्रेडिंग कर पाओगे, नया वैकल्पिक करेंसी नेटवर्क आएगा, आप उसमें ज्वाइन कर पाओगे। तो उसको खींच के उसके एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे डालने में सबकी भलाई है एक तरह से, दैट विल हेल्प इन ट्रेड। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बोला जाए कि चलो उसको तू छोड़ दे या नाम मात्र का कर दे अपना नाक रखने के लिए, लेकिन विल गिव यू दिस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाला ट्रेड, यू कैन ज्वाइन इन द जो नया ये निकल रहा है चाइना के साथ ट्रेडिंग का भी वो निकल रहा है, उसमें भी हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतवर्ष और चाइना परस्पर विरोधी राज्य हैं, एक तरह से बहुत बड़े राइवल्स हैं और एक तरह से वो कोलैबोरेट भी करते हैं। तो कुछ चीजों में हमारा अलाइनमेंट है, इसमें भी मुझे लगता है कहीं पे एक अलाइनमेंट करने की कोशिश की जा रही है, होगा कि नहीं ये हम अभी कह नहीं सकते। ये चाइना का भी वही इंटरेस्ट है जो इंडिया का इंटरेस्ट है, दोनों एनर्जी डेफिसिट कंट्रीज हैं, वो इंपोर्ट करते हैं, तो दोनों को एक तरह से जोड़ के ईरान को भी इस ब्रिक्स के उसमें घुसाना आवश्यक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग।